Dear friends, welcome to video lecture series on surveying 2. Here surveying and geomatics में हम लोग जो remote sensing का जो unit है वो हम लोग देख रहे हैं. In this we are going for lesson number 5 and that is all about application of remote sensing. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि what is remote sensing. Then we have seen that what is idealized remote sensing system. Then what are the stages in the remote sensing system, and then also what are the types of remote sensing system, that is passive remote sensing and active remote sensing. And with this also we have seen that what is electromagnetic spectrum. तो हमने इनके पहले लेक्चर में हमने समझ लिया कि रिमोट सेंसिंग क्या है. रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम लोग दूर से रह के किसी भी जगह की, किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सो वी हैव सीन दैट without having actually going there, we can collect the different data by using the technology that is called as remote sensing. So here in the active remote sensing we use the remote radar as a one of the instrument, or in the passive remote sensing system we use the sunlight which is falling on the object and that is getting reflected, so that we are catching with the help of sensor. So how these sensors are working, what are the different types of sensors, that also we will see in the forthcoming lectures. हम लोग आज समझने वाले हैं कि जो हम लोग मैन्युअली जो सर्वे करते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें उस जगह के जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमें करना है वहाँ की जानकारी हमें इकट्ठा करनी होती है. और ये जो जानकारी है यहाँ पे हमें कई बार वहाँ पर फिजिकली जाना या फिर बड़ा एरिया होने के कारण से हम लोग हर जगह पे जाकर जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते. और इसीलिए बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए जो हमें नक्शे बनाने होते हैं, जो हमें प्लानिंग करना होता है और जो सिचुएशन को हमें समझना होता है और उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन बनानी होती है, और उसके लिए फिर हमें कई तरह का डाटा हमें इकट्ठा करना होता है. और इसीलिए सर्वेइंग के अंदर हम लोग रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं. इसके पहले जैसे कि हमने देखा कि हम लोग रडार या ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट, इन पर हम लोग इस प्रकार के कई इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर या सेंसर लगा के हम लोग दूर से ही डाटा प्राप्त कर सकते हैं. और इसी के तहत हम लोग ये देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है. वाई वी एज ए सिविल इंजीनियर, वाई वी आर लर्निंग द टेक्नोलॉजी दैट इज रिमोट सेंसिंग. तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो हम लोग आज यहाँ देखने वाले हैं. सो हियर हम लोग पहले देखेंगे रिमोट सेंसिंग क्यों इस्तेमाल होता है. सो रिमोट सेंसिंग इज ए मेथड ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्लैनेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट. यानी एक्चुअल में उस जगह पे जाने के बजाय या उस वस्तु के पास में जाने के बजाय या उस वस्तु को छुए बिना हम लोग रिमोट सेंसिंग से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस अर्थ के ऊपर जहाँ पर भी अलग अलग ये समुंदर या फिर ऐसे कोई भी जो भी हमारे टेरेन और जो भी एरिया है, तो हमने ऐसे कई सैटेलाइट बना के छोड़े हैं जो सैटेलाइट्स हमेशा हमारे पृथ्वी की ओर देखते रहते हैं. और जिस जगह की जानकारी हमें इकट्ठा करना है उस जानकारी को हम लोग सैटेलाइट के द्वारा जो सेंसर्स है उसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं. ये सारा कैसे होगा ये हमने भी देखा कि हम लोग कुछ पिक्चर्स निकालते हैं और उसके अलावा फिर हमारे पास में अलग अलग स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके जो सेंसर्स बने हैं उस सेंसर से हम लोग अलग अलग डाटा इकट्ठा करते हैं. तो हम लोग यहाँ पर स्पेशल डाटा जो है यानी जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये भी हम लोग इकट्ठा करते हैं. हम लोग थर्मल सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं जिससे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर या उसका तापमान क्या है वह भी हम लोग समझ सकते हैं रिमोट सेंसिंग से. इसी तरह हम लोग उसका हीट कंटेंट क्या है या फिर सरफेस का टेक्सचर कैसे है, उसका कलर कौन सा है, ये भी हम लोग जानकारी फोटोग्राफ के द्वारा भी ले सकते हैं. तो इन ऑल हम लोग कई तरह की जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और ये जानकारी का इस्तेमाल हम लोग इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए कर सकते हैं. जनरली यहाँ पर हम लोग यदि एप्लीकेशन का सोचते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ इमेज यहाँ पर मिलती है. जो रिमोट सेंसिंग से जो हमें इमेज मिलती है, पर्टिकुलरली इमेज
सैटेलाइट के ऊपर हम लोग कैमरा माउंट करते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरा यदि हम लोग सैटेलाइट के ऊपर रखते हैं तो हम लोग दूर से ही काफ़ी अच्छे क्लियरिटी वाली फ़ोटो ले सकते हैं। और यही इमेज जो है ये हमारे बेस मैप का काम करता है रिमोट सेंसिंग के अंदर। यानी रिमोट सेंसिंग में जो भी जानकारी आ रही है उसके साथ में पहले तो बेस मैप होगा आपका, जो आपने कैमरा से उसका फोटोग्राफ लिया है, और इस मैप के साथ में फिर हम लोग वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो भी हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स वहाँ पर है, जहाँ पर भी कुछ टेरेन है या फिर समुंदर है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर शहर है या बिल्डिंग्स है या जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर लैंड है, या जो भी फीचर जो भी आप वहाँ से आपको दिखाई देगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम लोग डिस्टेंसेस भी गिन सकते हैं, या फिर उसको ऑब्जेक्ट को समझने के लिए वहाँ की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो कंडीशंस है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और कई सारे ऐसे जो पार्ट है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ पे समुंदर या पानी की वाटर बॉडीज़ कैसी है, या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग सेंसर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और ये सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं रिमोट सेंसिंग द्वारा। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो भी हमारे नक्शे है, मैप जो है, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोई फीचर को बताते हैं। सो मैप गिव्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीचर्स। इसका मतलब जैसा मैंने कहा कि भाई इस साल भारत में गेहूं की फसल किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ हुई है, तो मैं इसके लिए एक भारत का मैप दिखा के वहाँ पर जो जो खेतों में गेहूं की फसल ली गई होगी उसको मैं मार्क करूँगा। इसका मतलब क्या है कि फीचर क्या है मेरा, गेहूं का जो खेत है ये मेरा एक फीचर हो गया, और ये फीचर कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, यानी जियोग्राफिकल लोकेशन का संदर्भ में उसका कहाँ कहाँ उपस्थिति उसकी है, यहाँ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये मैं यहाँ से जानूंगा। और दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी जियोग्राफिकल एरिया में किसी एंटिटी को या किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रॉपर्टी को कैसे वहाँ पर वो उपस्थित है, यह भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये भी हम लोग रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। इसी के अलावा रिकॉर्ड द स्पेशल चेंजेस, तो समय के साथ में या फिर किसी भी एक वस्तु का बदलाव अलग अलग लोकेशन में कैसे हो रहा है, यानी टेम्परेचर दिल्ली में कितना है, मुंबई में कितना है, तो इस प्रकार से एक ही एंटिटी के बारे में भी कैसे कैसे बदलाव कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग का हम लोग जो काम करते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारा ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिमोट सेंसिंग में कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन इनके क्या है, ये हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि रिमोट सेंसिंग के लिए हम लोग एयरक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट या फिर इसी प्रकार से कुछ जो हमने हवा में दूरबीनें छोड़ी है, उन दूरबीनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और उसके द्वारा हमारे पृथ्वी का जो मैपिंग है वो हम लोग कर सकते हैं। अब ये मैचिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पर किसी एरिया में ट्रैफिक कैसे चल रहा है उसके बारे में जानकारी जानना है, तो या हमारा रोड नेटवर्क कैसा है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक जो एटमॉस्फेरिक थर्मल इमेजिंग के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे टेम्परेचर या कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, वो भी हम लोग जान सकते हैं। हमारे जो समुंदर के अंदर भी जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर भी उसका कैसा टेम्परेचर है यहाँ पर, या कहाँ पर कैसी सिचुएशन अवेलेबल है, तो ये इंफ्रारेड सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा भी हम लोग रात के समय भी जान सकते हैं कि ऐसी कुछ जानकारी जो हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर पृथ्वी पर हमारे जहाँ पर भी ऐसे कुछ, जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर और ऐसे कहीं बदलाव यदि हो रहे हैं, या कुछ वहाँ पर कहीं हवा में बादल है या फिर कहीं पोल्यूशन ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे कई एरिया को भी हम लोग ऊपर से सैटेलाइट द्वारा देख सकते हैं, और उसके स्पेशल रिजोल्यूशन वाले फोटोग्राफ भी हम लोग ले सकते हैं। और फिर इन फोटोग्राफों का अध्ययन करके, इन फोटो को देख के उनका जो इमेज है वो इमेज पे से हम लोग इमेज सेंसिंग करके या इमेज का हम लोग एनालिसिस करके हम लोग कई चीज़ों को पता करा सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सारा काम हमारा फिर रिमोट सेंसिंग के द्वारा होता है। पर्टिकुलरली जो कैमरा जो है वो तो हमारा माउंट होता ही है, उसके साथ में कई सेंसर लगे होते हैं, और हर एक अलग सेंसर अलग अलग डाटा के लिए इकट्ठा करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिमोट सेंसिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो हमें फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं, इन सब फोटोग्राफ को मिलके हम लोग सैटेलाइट के द्वारा अलग अलग जानकारी इकट्ठा करते हैं।
जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अभी ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है, इस खाड़ी के अंदर इसका एक 3D इमेज हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसके लिए हमने कई बार अलग अलग टाइप के फोटोग्राफ अलग अलग सेंसर से लिए और उसको फिर एक मेक के साथ में मैप करके सॉफ्टवेयर के जरिए हमने ये फोटोग्राफ को जनरेट किया है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे पानी की लहरें समुद्र में बन रही है और कहाँ पर कैसे सिचुएशन है, ये हम लोग फोटोग्राफ द्वारा भी जान सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी जो रिमोट सेंसिंग द्वारा हमें मिल रही है, उसका इस्तेमाल हम लोग कई सारे कामों के लिए कर सकते हैं। तो हेनली यदि हम लोग रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस देखेंगे तो सबसे पहला यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जो है हमारा लैंड यूज मैपिंग। यानी हम लोग यहाँ पर लैंड का यूज कैसे बदल रहा है, लैंड यूज का मैपिंग, यानी किसी शहर का यदि हमें डेवलपमेंट प्लान बनाना है तो आज उस शहर की कैसी स्थिति है, वहाँ पर कितना जो रिहायशी इलाका है, कितना खेती वाला इलाका है, या कितनी बंजर जमीन है वहाँ पर, या कितनी वाटर बॉडीज है और कैसे बदलाव हो रहा है उसके अंदर, और कहाँ पर उसका एक्सपेंशन हो सकता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है, बैरन लैंड कौन सी है, और अलग अलग ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या है, ये सारा यदि हमें जानना है, इसके बारे में यदि हमको उसका एरिया, उसकी लंबाई या ऐसे कुछ चीज़ें हमें जानना है तो लैंड यूज मैपिंग हमें काम पड़ता है। ये भी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में कैसे फॉरेस्ट के अंदर वृक्षों की संख्या बढ़ रही है, या किस प्रकार से जो फॉरेस्ट है उनके पेड़ों के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, या कुछ पेड़ों की हाइट कम हो रही है यहाँ पर, या रेनी सीजन में वो फॉरेस्ट कैसे ग्रो हो रहा है, या समर सीजन में वही फॉरेस्ट कैसे दिखता है, और कोल्ड रीजन में कैसे दिखता है, या उसके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं ये क्या है, ये भी हम लोग फॉरेस्ट का जो स्टडी है करने के लिए यह भी जानकारी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा ले सकते हैं। इसी के अलावा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, यहाँ पे तो कई सारा जो एग्रीकल्चर के लिए जो गवर्नमेंट के लिए डाटा लगता है हमें, तो वहाँ पे हम लोग यदि कोई बाढ़ आ जाती है तो किस प्रकार से कितने कितने खेतियों को नुकसान पहुँचा है हमारा, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। या फिर किस खेती में किस प्रकार का क्रॉप लिया गया है और उस क्रॉप का कितने क्षेत्र में उसको हमने हार्वेस्ट किया है, तो इस प्रकार से हम लोग कितना इस बार अनाज बनेगा इसका भी अंदाज लगाने के लिए कितने एरिया में कौन से प्रकार का एक आधा एग्रीकल्चर क्रॉप हम लोग लेने वाले हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन का प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग जगह पे हमारे टावर बने हैं, तो इन टावरों के रेंज में कहाँ पर हमारे यूजर्स है, और इस प्रकार से हमारे यूजर्स का फैलाव को देखते हुए ऐसे किस लोकेशन पे हमने हमारा टावर खड़ा करना चाहिए ताकि वहां से ज़्यादा यूजर को हम लोग उस सेल के अंदर, उस मोबाइल टावर के रेंज में हम लोग ला सके। और इस प्रकार से फिर अलग अलग शहरों को जोड़ते हुए हमारे टावर्स की संख्या कैसी रहेगी, या टावर्स का लोकेशन कैसे रहेगा, कहाँ पे हमने ऑप्टिमाइज तरीके से सर्विस देने वाले टावर खड़े करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क है, इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यूज़र कहाँ पर हमारा नेविगेट कर रहा है, यूज़र कहाँ पर किस एरिया में सबसे ज़्यादा सिचुएटेड है, इसका अंदाज लेके हम लोग फिर हमारा जो नेटवर्क का प्लानिंग है, उसका एक्सपेंशन है, इसको हम लोग अंजाम दे सकते हैं। तो यह भी एक एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का। इसी के साथ में फिर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, एनवायरमेंट में तो कई सारे एप्लीकेशंस है रिमोट सेंसिंग के। जैसे कि यदि हमें कोई नया डैम को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले तो वहाँ पे हमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, या इसी प्रकार के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है तो उस सिचुएशन को, उस लोकेशन को, उस जियोग्राफिकल एरिया को हमें स्टडी करना होता है। और फिर हर साल वहाँ पर कैसे सिचुएशन बन रही है, कैसे बदलाव हो रहे हैं, या फिर हमने किसी एरिया में बाढ़ रोकने के लिए यदि हम लोग डैम बनाने की सोच रहे हैं तो फिर बाढ़ की स्थिति कैसी कैसी वहाँ पर हो रही है, कैसे कैसे सीजन में वहाँ पर कैसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, इन सारों के लिए हम लोग सैटेलाइट इमेजरी द्वारा अलग अलग फोटोग्राफ लेके कई सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के अंदर हमारे जो भी पोल्यूशंस के जो हमारे स्रोत बन रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस कहाँ पे कैसे हो रहा है,
या फिर लैंडफिल का भी फैलाव कैसे हो रहा है अलग अलग शहरों के अंदर। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमारे यहाँ पे कहाँ पर ज़मीन उपस्थित है, और पानी के अंदर भी जो नदियों के अंदर को जो पानी है वो कैसे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये सारी रेती के जो घाट है वहाँ पर भी किस प्रकार से सैंड का एक्सट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स अपने आप से चेंज हो रहे हैं। जहाँ पर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम लोग कई सारे पहाड़ों को तोड़ के हम लोग कुछ बदलाव ला रहे हैं, जियोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। तो इन सारे के लिए जो पर्यावरण पे होने वाले प्रभाव है उनको समझने के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रोलॉजी एंड कोस्टल मैपिंग के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलॉजी में हम लोग कई सारे अलग अलग जो वाटर रिसोर्सेस है हमारे, उसके समझने के लिए जो हमारे लेक है उसका फैलाव कैसा है, यदि पानी का यदि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस प्रकार में पानी का फैलाव कैसे होगा उसको हमको समझना है, या फिर किस एरिया में पानी कैसे फैलता है। तो हम लोग ऊपर से फोटोग्राफ लेके ये सारी चीज़ों को हम लोग हमारे सेंसर के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो ये सारे हमारा जो रन ऑफ है, जो बारिश के दिनों में हमारा जो मिट्टी का इरोजन हो रहा है, या फिर जो वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए पानी कैसे बह के आएगा और किस प्रकार से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारा हाइड्रोलॉजी का स्टडी करने के लिए। इसी प्रकार से कोस्टल एरिया में जो हमारे कोस्टल लाइन है वो कैसी चेंज हो रही है, कैसे हमारे कोस्टल एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जो कोस्टल एरिया में जो समुंदर में से जो भी बहाव आ रहा है, जो टाइड्स और हाइक जो आ रही है, भरती ओटी जो भी आ रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको जान सकते हैं। और इसी प्रकार से जो कोस्टल एरिया की जो भी मैपिंग करनी है हमको, कोस्टल एरिया के लिए जो भी हमको मैप करना है उनको हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। तो ज्वार भाटा के कारण, भरती ओटी के कारण, या फिर टाइडल वेव्स के कारण कोस्टल का एरिया कैसे बदल रहा है, या वहाँ पर कैसे बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा रेत आ रही है या कहाँ की रेत बह के जा रही है, या कहीं जगह पे कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस भी हम लोग कोस्टल मैपिंग के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में है फिर अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में हम लोग, तो आज तो हमें पता है कि कई शहरों का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये जो एक्सपेंशन है ये कैसे हो रहा है, इसका बदलाव भी यदि हमें जानना है तो शहर के किस इलाके में जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है, जो सिटी बढ़ रही है, उसकी गति कैसे, कहाँ पर ज़्यादा है, और कहाँ पे हमें लोकल बॉडी के जरिए वहाँ पर कुछ सुविधाएं यहाँ पे देनी पड़ेगी, इसको यदि जानना है। या फिर हमारे आने वाले 5-10 सालों का जो डीपी प्लान होता है, डेवलपमेंट प्लान, वो यदि बनाना है तो हमारे पिछले 8-10 सालों का वहाँ का जो ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है, वो हमें अर्बन प्लानिंग के लिए जानना होता है। और यही सारी जो जानकारी है, कैसे हमारा रोड का नेटवर्क हम बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग हमारी बाकी जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की सर्विसेज है उसको हम लोग कैसे एक्सपांड करें, ये सारा समझने के लिए भी हमें जो डाटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर इमरजेंसी एंड हजार्ड्स के टाइम पे भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि कई बार ऐसी कुछ पहाड़ी इलाकों में कुछ त्रासदी हो जाती है या कुछ डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर, तो हम लोग वहाँ पर फिजिकली नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसे समय हम लोग सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग द्वारा वहाँ का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, या वहाँ के फोटोग्राफ द्वारा वहाँ पर जान सकते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली पोजीशन कैसी है, या कैसी स्थिति है, या कितना नुकसान हुआ है, या कौन से रोड टूट गए हैं, या कौन सी पहाड़ी खसक गई है। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर यदि जानना है तो फिजिकली जाके एक साथ में इसको देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन रिमोट सेंसिंग द्वारा हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी प्रकार से कहीं पर यदि कुछ आग लग गई, या इसी प्रकार के कुछ हजार्ड्स यदि होते हैं, या जैसा कि हम लोग कोई गैस यदि कहीं से लीकेज हो गई और उसका फिर जो एयर पोल्यूशन कैसे फैल रहा है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें यदि समझना है तो उसको समझने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में ग्लोबल चेंजेस एंड द मेट्रोलॉजी में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जो रिमोट सेंसिंग द्वारा हम लोग हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग जो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, और ऐसा कई सारा जो स्कैटरिंग है, जो फिर हमारा
रिफ्रैक्शन है या फिर यूवी रेस का कंटेंट है या ऐसे कई अलग अलग पैरामीटर्स है एटमॉस्फेयर के, जिनको हम लोग सेंस करते हैं विशिष्ट प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल करके, और उससे जो हमें डाटा मिलता है उससे हम लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर को यानी आपके मेट्रोलॉजी को हम लोग समझ सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए हमें वो डाटा इकट्ठा करना होता है रेगुलर बेसिस पे, वो भी हम लोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे पूरे विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारे मानसून हमारा कैसा आ रहा है, तो हम लोग मानसून फोरकास्टिंग के लिए भी हम लोग बादलों को, कैसे बादल आएंगे, कब पहुंचेंगे, कहाँ पर मानसून के जो विंड है वो कहाँ पे पहुंचेगा, कितने गति से वो मूव कर रहा है, ये यदि सारा जानना है हमको, तो हमको सैटेलाइट के द्वारा रिमोट सेंसिंग से ही हम लोग ये सारी जानकारी समझ सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे कई सारे क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और ऐसे एप्लीकेशंस है जो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। लिनियमेंट एक्सट्रैक्शन ये हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे जियोलॉजिकल स्टडी या जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमें करना होता है। तो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे ज़मीन के अंदर कहाँ पर कैसे कैसे ऑयल के कुछ स्टॉक अवेलेबल है, या फिर कहाँ पर पानी कैसे है, या ग्राउंड वाटर के झरने कैसे है, या फिर इंटरनल कनेक्टिविटी उनकी कैसी है, या हमारा ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसा है, ये यदि हमको जानना है तो हम लोग लिनियमेंट एक्सट्रैक्शन की स्टडी के लिए भी रिमोट सेंसिंग से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार हमें ऐसा है कि जो हमने एक फोटोग्राफ लिया तो वहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट कैसे कैसे है, ये भी हम लोग डिटेल में जान सकते हैं। तो किसी एक फोटोग्राफ ने, सैटेलाइट ने लिए द्वारा किसी एक फोटोग्राफ में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रही है, वो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, यानी जैसे कि हम लोग वहाँ पर किसी फॉरेस्ट का यदि फोटोग्राफ लेते हैं तो वहाँ पर एनिमल्स, लाइव एनिमल्स कौन से है या डेड एनिमल्स कौन से है, या फिर जो ट्रीज है वो कौन से टाइप के ट्रीज है, यहाँ पर कहाँ पर पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर कहाँ पर पत्थर है तो वो भी किस प्रकार का पत्थर है। तो ये ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट के फीचर हो सकते हैं जो हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा दूर से ही समझ सकते हैं सेंसर से डाटा कलेक्ट करके। इसी प्रकार से फिर हाइट मेजरमेंट जो है ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारा, उससे हम लोग यहाँ पर ये मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हाइट मेजरमेंट के लिए भी हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो स्पेस में लोकेशन है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, यानी उसका जो स्पेशल लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, दो ऑब्जेक्ट वो हमारा यदि चाहे पृथ्वी पे हो या फिर हवा में हो, तो वो हम लोग सैटेलाइट द्वारा रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। तो लोकेशन पता करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पता करने के लिए इसके लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का डाटा इस्तेमाल करते हैं। इसी के तरह से फिर लैंड कवर क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया कि यदि हमको लैंड कवर क्लासिफिकेशन यदि पता करना है तो किसी पर्टिकुलर जिले के अंदर कितनी एग्रीकल्चर लैंड अभी है और वहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड के लिए कितनी लैंड है, ई क्लास की लैंड कितनी है, ओपन स्पेस कितनी है, वाटर बॉडीज़ का एरिया कितना है, ऐसे बाइफर्केशन यदि हमको समझना है किसी राज्य का या किसी देश का, तो वहाँ पर भी हम लोग ये लैंड कवर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर भी यदि हम लोग यदि एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा क्रॉप कहाँ पर है, या ग्रास फील्ड है तो फिर छोटी वाली ग्रास कहाँ पर है, बड़े वाला ग्रास कहाँ पर है, या फिर डीप फॉरेस्ट कहाँ पर है, या फिर स्कैटर्ड वाले ट्रीज वाला एरिया कैसा है, यहाँ पर बुशेस है या फिर प्लांट्स है। तो ये सारा अलग अलग कैरेक्टराइजेशन भी हम लोग लैंड का कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी का कलर भी, यानी कहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, कहाँ पर रेड सॉइल है यहाँ पर, या फिर इसी प्रकार से कहाँ पर पथरीली ज़मीन है, या फिर अलग अलग प्रकार के कहाँ पर मैदान है, ऐसी सारी कुछ जानकारी यदि हमें पता करनी है तो ये सारा क्लासिफिकेशन जो है लैंड कवर क्लासिफिकेशन, ये भी हम लोग रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। तो यह इसी प्रकार से ऐसे कई उपयोग है जो हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम लोग आज हमारे अलग अलग कामों के लिए हमें लगते हैं। इसके बाद में फिर है कोस्टल वाटर मैपिंग, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि आजकल कई सारे कोस्टल एरिया में जो जितने भी सारी कंट्रीज़ है जो कोस्टल एरिया वहाँ पे आता है, तो उसका फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना है, कोस्टल एरिया में क्या फैसिलिटीज़ या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, इसको भी यदि हम लोग समझना चाह रहे हैं तो किसी 4-5 साल के पीरियड में कैसे बदलाव वहाँ पर कोस्टल एरिया के बाउंड्रीज में हुआ है,
तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए कोस्टल वाटर मैपिंग, उसके अलग अलग जो कोस्टल की जो लाइन है मैप के अंदर कैसे बदल रही है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देन फॉरेस्ट सॉइल वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन और क्लासिफिकेशन, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि जंगल के अंदर अलग अलग ऊंचाई वाले पेड़ कहाँ पर है, ग्रीनरी वाले पेड़ कहाँ पर है, सूखे वाले पेड़ कहाँ पर है, या फिर इस प्रकार से अलग अलग जो ग्रास लैंड है या फिर ओपन बैरन लैंड है, पथरीली ज़मीन है या फिर स्लोपिंग ग्राउंड है। तो इस प्रकार के सभी वेराइटी ऑफ सॉइल वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन का हम लोग काम रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैन मेड फीचर्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कहाँ पर हमने कैसे कैसे कुछ घर बनाए या फिर हमने कुछ जो भी चीज़ें निर्मित की है उसको भी लोकेट करना है, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं कि मैप के द्वारा हम लोग उस फीचर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जो नए ब्रिजेस बन गए या रोड का नेटवर्क जो नया बन गया, तो हर साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोड बदल रहे हैं, तो कैसे रोड का नेटवर्क या रोड की विड्थ बढ़ रही है हर साल, कहीं ना कहीं पर हम लोग एक्सपांशन हमेशा करते रहते हैं। तो ये सारे बदलाव ओवर द ईयर कैसे हो रहे हैं और कितने उसकी क्वांटिटी है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने लंबाई के रोड हमने नए बना लिए या कितने रोड जो है वो पुराने वाले हैं और कितने इस पर नया हमने बिटुमेन बिछा के उसको अच्छा टारिंग कर दिया या कितने रोड को हमने कंक्रीट के रोड में बदल दिया। तो ये ऐसी सारी जानकारी करने के लिए हम लोग ये मैन मेड फीचर्स का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है फिर वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। तो यह भी एक रिमोट सेंसिंग का महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। हम लोग जब वेजिटेशन की जब बात करते हैं तो कई सारे एरिया में जैसा कि जो हम लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ट्री प्लांटेशन के जरिए कैसे हमारे वेजिटेशन में बदलाव ला रहे हैं हम लोग, हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए हम लोग कई सारे जगह पे कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर प्लांटेशन कम्युनिटी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो इसके वजह से जैसे भी जो भी बदलाव हो रहे हैं वो वेजिटेशन के अंदर कैसे बदलाव हो रहे हैं, तो यह भी हम लोग देख रहे हैं। कई सारे जगह पे ग्रास लैंड का भी डेवलपमेंट किया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, किसी फॉरेस्ट एरिया में भी, तो वहाँ पर भी कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी हमें मिल रही है हमारे प्रयासों में, वह भी जानने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में हेल्थ मॉनिटरिंग जो है रिमोट सेंसिंग द्वारा हम लोग कई ऐसे इलाके भी है कि जहाँ पे हम लोग किसी प्रकार के हेल्थ के जो पैरामीटर्स है उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पोल्यूशन की लेवल कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी है, तो अलग अलग इलाकों में पोल्यूशन की वजह से किस इलाके में कुछ बीमारियाँ आ सकती है, या फिर इस प्रकार से जो भी अलग अलग ऐसे एरियाज़ है कि जहाँ पे ऐसे कुछ पेंडेमिक सिचुएशन आ सकती है, तो ऐसे सारे चीज़ों के लिए भी हम लोग यहाँ पर हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद में फिर है प्लांट स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन। जो फॉरेस्ट और वेजिटेशन का हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, इसके साथ में भी हम लोग अलग अलग प्लांट स्पेसीज का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यदि किसी एक आधे जंगल को यानी हमने रिमोट सेंसिंग के द्वारा स्कैनिंग करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे किस अलग अलग प्रकार की औषधीय वनस्पति उपलब्ध है या नहीं है, या किस प्रकार से वहाँ पर पेड़ों का जो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज आपको मिलती है, तो उसका काउंटिंग भी हम लोग यदि चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी स्पेसीज को भी हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर जो नष्ट होने वाली प्रजातियां है उनकी संख्या कितनी बच गई है अभी, ऐसे सारी चीज़ें जानने के लिए भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग द्वारा। इसी के साथ में फिर सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। मिट्टी के अंदर जो हमारी खेतों वाली मिट्टी है वहाँ पे मिट्टी के अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट कैसे है, या फिर वातावरण में होने वाले पर्यावरण में होने वाले बदलाव के कारण से किस प्रकार से वो मॉइस्चर कंटेंट जो सॉइल में का है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी एकदम धूप तपती है, कड़क धूप तपती है, और इस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन हमारे आसपास में हो रहा है उसके वजह से जो खेती वाली ज़मीन है उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट कैसे बदल रहा है, या उस समय अभी यदि किसी पेड़ क्रॉप को हमने एक आधे खेत में लगा दिया और फिर उसको यदि 15 दिन तक पानी नहीं मिलता है, तो फिर वो कितने उसमें से जो क्रॉप है वो जिंदा रहेंगे। वो जो आपने वहाँ पर जो भी हम लोग खेती के लिए जो भी बोया है हमने वो बिना पानी के कैसे रह सकता है। तो इसीलिए हमें फिर उस मिट्टी में अभी कितना मॉइस्चर अवेलेबल है वो हमें जानना होता है। यदि उसमें मिट्टी में अच्छा मॉइस्चर है तो वो जो
क्रॉप है वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेगा। बारिश नहीं भी हुई तो भी वो वहाँ पर उसके लिए हमें उपयोग में आ सकता है वो। तो ये सारी ऐसी जानकारी है जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग बड़े एरिया में मॉनिटरिंग कर सकते हैं और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को समझ के कैसे हम लोग सस्टेन कर पाएंगे खेती को, या कैसे हमें पानी का रोटेशन या कितना पानी हमें कैसे देना है, या जो भी हमारी फसल आएगी वो फसल कैसी आएगी अभी, इसके लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर वेजिटेशन मॉनिटरिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बंजर जमीन और ग्रास लैंड ये कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसे ग्रो हो रहे हैं, धूप काले में कौन सा एरिया का घास जल्दी सूख जाता है और कहाँ पर चराई वाले जो जंगल है वो कहाँ पर है, और कैसे किस प्रकार से उसका शेप बदल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा समय तक घास बनी रहती है और कहाँ पर जल्दी घास समाप्त हो जाती है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर हमारे जो कैटल्स है उनका इंटरवेंशन या उनकी चराई के क्षेत्र कैसे है, ये सारा जानना है। तो उसके लिए हम लोग ये वेजिटेशन मॉनिटरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर वाटर बॉडी डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्रकार की जो वाटर बॉडीज़ है, जो बारिश के बाद में कई सारे नए पॉन्ड बन जाते हैं, तो कई सारे झरने बन जाते हैं, या कई सारे वाटर बॉडीज़ के अंदर पानी की लेवल भी बदलाव हो रहा है। तो कितने क्वांटिटी में पानी हमारे वहाँ पर जमा हो गया या कितने दिन तक वो पानी वहाँ पर रह सकता है, उसका जो तालाब का जो क्षेत्र है वो कैसे फैलता है, ये सारा यदि जानना है तो हम लोग अलग अलग समय पे उस एरिया के फोटोग्राफ्स लेके हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारा काम हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है कि जिसके द्वारा हम लोग कई सारे अलग अलग निर्णय लेने के लिए, हमारे देश के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए, या कई जगह पे हम लोग जो भी डेवलपमेंट हम लोग करना चाह रहे हैं उसके लिए जो एक क्षेत्र है वहाँ पर क्या स्थिति है, ये स्थिति समझने के लिए हम लोग अलग अलग डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, और ये सारा डाटा हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेशन मॉइस्चर कंटेंट मॉनिटरिंग ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो घास उगी है उसकी हाइट कैसी है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये कितने दिन तक जिंदा रहेगा, ये सारी जानकारी भी हमको यदि इकट्ठा करनी है तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सरफेस टेम्परेचर, यह भी एक सिंपल एप्लीकेशन है कि किसी जगह का तापमान कैसे बदल रहा है, वो भी हम लोग जान सकते हैं। यदि कोई पथरीली जमीन है तो वो पत्थर का टेम्परेचर अभी उस समय कितना है, तो रिमोट सेंसिंग द्वारा हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेजिटेशन स्ट्रेस मॉनिटरिंग तो कहाँ के ऊपर जमीन पे से जो वेजिटेशन है वो जल्दी समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है और जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, और इसी वजह से वहाँ का वेजिटेशन जो है बारिश के दिनों के बाद में जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ये वेजिटेशन का स्ट्रेस मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग, ये भी आपको मैंने बताया अभी, खेती के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो क्लाउड है, ये क्लाउड अलग अलग लेवल पे हमारे बनते हैं। तो हम लोग सैटेलाइट द्वारा कौन से जो बादल है वो पानी वाले हैं, जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है और जिसमें एग्लोमेरेशन होकर वो बारिश गिरा सकते हैं, और कितनी ऊंचाई पर है, और वो कैसे कैसे लोकेशन में कितने कितने वॉल्यूम में बन रहे हैं, ये जो सारा क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है ये सारा हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं रिमोट सेंसिंग द्वारा। देन वोल्केनिक मॉनिटरिंग, जो हमारे ज्वालामुखी अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में बन रहे हैं, तो कभी कभी ज्वालामुखी अचानक से फट जाता है, तो हम लोग वहाँ तो फिजिकली जाके नहीं देख सकते, लेकिन सैटेलाइट द्वारा हम लोग वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ज्वालामुखी कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ पे कब फट रहा है वो, या फिर वहाँ का टेम्परेचर कितना है, उस जो लावा रस वहाँ से निकल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, और इस प्रकार से आसपास के क्षेत्र में उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ तो जाके हम लोग डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा अलग अलग सेंसर से उस एरिया को स्कैन करके हम लोग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये भी काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मिनरल एंड रॉक डिस्क्रिमिनेशन, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग कहीं पर जो ओपन माइंस होती है हमारी, ओपन माइंस के अंदर हम लोग या फिर हमारे किसी भी बैरन लैंड में या किसी भी ग्राउंड के ऊपर हम लोग अलग अलग लेवल के ऊपर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर कौन से हैं, तो ये भी हम लोग जान सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र में वहाँ पे मार्बल के जो स्टोन है, संगमरमर का पत्थर या फिर धौलपुरी पत्थर,
ये अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन ये कहाँ पर कैसे स्थित है, यहाँ कहाँ पे हमने क्वारी बनानी चाहिए और कहाँ से कितना पत्थर हमें मिल सकता है, इसके लिए हमें पड़े उस एरिया का डिमार्केशन, उसका सर्वे या वहाँ की जानकारी पहले इकट्ठा करनी होती है, तब जाके हमें पता चलता है कि किस प्रकार का पत्थर कहाँ पर कैसे उपलब्ध है। और उसके लिए या फिर इसी प्रकार से जो हम लोग आयरन ओर या एल्यूमिनियम या फिर अन्य प्रकार के जो मेटल के ओर्स है वो हम लोग एक्सप्लोर करके निकालते हैं, तो उसका क्वांटिफिकेशन भी करने के लिए जो मैन्युअली हमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा वो सारे चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ में फिर वेजिटेशन मॉइस्चर कंटेंट, ये मैंने कई बार अपने यहाँ पे 2-3 बार आ चुका, हमने यहाँ पे देखा है इसको कि ये सारी जानकारी जो है ये रिमोट सेंसिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऐसे रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन है, यानी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा इमेज के साथ में सेंसर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ अलग अलग प्रकार का जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और कई अन्य ऐसी प्रकार की परिस्थितियां है जो हम लोग वहाँ पर समझ सकते हैं। और ये सारा काम होता है हमारा रिमोट सेंसिंग से। यहाँ पे कुछ हम लोग और ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसका यदि हमको प्लानिंग करना है तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो शहर है, शहर में कैसे घर बन रहे हैं और कौन से इलाका में अभी जगह बाकी है, कहाँ पर खुले खुले प्लाट कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और किस नए क्षेत्र में हम लोग और नए घर बनाने के लिए लेआउट डाल सकते हैं। तो ये सारा अर्बन प्लानिंग के लिए जो फोटोग्राफ्स है, इमेजनरी है, डाटा कलेक्शन है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसी के अलावा शहर के अंदर हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क फैलाना है, तो उसके लिए नए रोड्स कैसे बनेंगे, या किन रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक बन रही है तो किन रोड की विड्थ मुझे बढ़ानी चाहिए, किसको बड़े रोड में अंदर बने परावर्तित करना चाहिए। तो जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर ये सारी जो प्रोविजन हमें आने वाले भविष्य के डेवलपमेंट प्लान के अंदर करनी होती है, उसके लिए एग्जिस्टिंग डाटा को समझने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग के डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तो रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट काम हम लोग शहर के लिए कर सकते हैं। सिटी का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है कि यानी हर साल यदि हम लोग सिटी का एक मैप बनाते हैं हम लोग सैटेलाइट द्वारा, तो हर साल में सिटी का शेप आपको अलग दिखाई देगा। और फिर ऐसे 4-5 साल का यदि मैप को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें ट्रेंड पता चलेगा कि भाई किस एरिया में, इलाके में जो शहर की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है आगे, तो कौन से रोड से हमारे ज़्यादा घर बन रहे हैं और हमारे सिटी का शेप बदल रहा है, ये जानकारी भी समझना है तो हम लोग रिमोट सेंसिंग का द्वारा सिटी एक्सपेंशन कैसे हो रहा है ये हम लोग जान सकते हैं। ऐसे ही पर सिटी की बाउंड्रीज हमको भी तय करनी होती है। जैसा भी अभी हम लोग 4-5 साल में जो सिटी में जो बदलाव हो गया, तो उसके बाद जब भी हमारे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आता है तो फिर वहाँ पे हमें अलग अलग वार्ड की बाउंड्रीज हमें फिर से तय करनी होती है। जब ये वार्ड की बाउंड्रीज तय करनी होती है तो फिर से मैन्युअली वो इतना आसान नहीं है लेकिन हम लोग सैटेलाइट द्वारा जो मैप है वो मैप बना के हम लोग उसके ऊपर अलग अलग वार्ड की बाउंड्रीज जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे नए कौन से इलाके बन गए, किस इलाके को किस इलाके में हमने वार्ड में डालना चाहिए, ये यदि समझना है तो उसके लिए भी हमें रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वेटलैंड डिलिनिएशन, ये भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो हमारे अलग अलग दलदल वाले क्षेत्र है तो उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें कैसे बदलाव हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर हम लोग कुछ अलग वहाँ का लैंड रिफॉर्मेशन करके वहाँ पे हम लोग कुछ यूज़फुल वाली ज़मीन बना सकते हैं क्या, या ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो करने के लिए हमें वहाँ का सिचुएशन समझना पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इमेज आपको दिख रही है, तो ये अर्बन प्लानिंग के लिए हम लोग रोड नेटवर्क का एक्सपेंशन करने के लिए या सिटी का एक्सपेंशन समझ सकते हैं यहाँ पर ऐसे फोटोग्राफ्स द्वारा। यहाँ पर जो हमारी रिवर है उस रिवर का शेप कैसे बदल रहा है, तो रिवर के अंदर कैसे कैसे पानी का जो बहाव है वो अलग अलग जगह पे बदल रहा है। तो ये सारी जो स्थिति है ये समझने के लिए हम लोग ओवर द पीरियड सैटेलाइट द्वारा मॉनिटरिंग कर सकते हैं उस रिवर के ट्रैक को, और वहाँ से फिर उसमें होने वाले बदलाव जो है उसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नदी के किस इलाके में हमें कुछ रहने वाले रिहायशी इलाकों में कुछ धोखा हो सकता है, कुछ डिजास्टर आ सकता है, यह भी हमको उस पे से यहाँ पर समझ में आएगा। या इसी प्रकार से नदी के अंदर कहाँ पर सिल्टिंग हो रहा है, कहाँ पर डिसिल्टिंग करना पड़ेगा हमको, तो ये जानकारी भी हम लोग इस मैप के द्वारा
समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कई बार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये अलग अलग खेत है, अलग अलग, लेकिन हर एक खेत में अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कलर द्वारा हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि उन खेतों में कौन सा क्रॉप वहाँ पर बोया है और वो क्रॉप अभी कितने ग्रोथ उसकी हो चुकी है। तो किस खेत में जो क्रॉप है वो एकदम छोटे लेवल पे है अभी, यानी उसको 10-15 दिन हो गए, कौन से इसमें उसकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, यहाँ कहाँ पर उसको फूल लग गए हैं, यहाँ पर कहाँ पर उसको अच्छा क्रॉप का पूरा जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। तो ये भी सारी जानकारी हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर डिटेल स्कैनिंग करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि सॉइल किस प्रकार की है इसको हम लोग जान सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए फार्म का क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो फार्म है वहाँ पर कई जगह पे अलग अलग प्रकार के क्रॉप लिए जाते हैं, फसल ली जाती है, तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में फार्म की कंडीशन असेसमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे उसका सॉइल मॉइस्चर, पानी का जो स्लोप है, बारिश के बाद में वहाँ पे कितना इरोजन या क्या बदलाव हुआ। एग्रीकल्चर एस्टिमेशन यदि करना है तो कितना क्रॉप होगा इस बार, तो कितने एरिया में किस प्रकार की फसल, यदि गेहूँ कितने एरिया में इस बार, किन खेतों में गेहूँ इस बार अच्छा प्रोडक्शन देने वाला है, ऐसे एरिया जो है उसका एरिया निकाल के हम लोग वहाँ पे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है वहाँ भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर जो फार्म लैंड का और एग्रीकल्चर लैंड का जो मैपिंग है, ऑफकोर्स ये मैपिंग भी कई बार बदलता है। जैसे कि कभी ये खेत दूसरे ने खरीद लिया तो फिर ये पूरा अगले बार में ये खेत एक ही व्यक्ति का हो जाएगा और उसमें एक ही प्रकार का क्रॉप हो सकता है, वो वहाँ पर लेना शुरू कर दे। तो ऐसे भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। या फिर कुछ जो शहर के पास वाले जो खेत है वहाँ पर हम लोग उसको नॉन एग्रीकल्चर करके वहाँ पे कुछ नए प्लॉट गिर के वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा एग्रीकल्चर का लैंड है उसका मैपिंग, उसका मैनेजमेंट और वहाँ पर उसका जो चीज़ें हमको चाहिए वहाँ पे उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए समझने के लिए, एग्रीकल्चर के लैंड की स्थिति को समझने के लिए, ये सारा यदि करना है तो हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एरिया हम लोग अभी 1 बाय 1 यहाँ देखने वाले हैं कि कहाँ पर हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और एक एरिया है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट्री में, बायोडाइवर्सिटी में कैसे बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे हो रहा है, कहाँ के जंगल कम हो रहे हैं, कहाँ से जंगल कट रहे हैं, कहाँ पर पेड़ों की संख्या कम हो रही है, ये सारी जानकारी हम लोग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। जंगल के अंदर जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी जो पानी के स्रोत है या फिर जंगल में से जाने वाली जो नदियाँ है वहाँ पर भी किस प्रकार से सिचुएशन बन रही है, वहाँ पर कैसे हैबिटेट कैसे बढ़ रहा है, किसी विशिष्ट जो जानवर है वो जानवर का किस रेसिडेंशियल एरिया यदि वहाँ पर बन जाता है तो उनका हैबिटेट वहाँ पे कैसे बन रहा है, या फिर कैसे अलग अलग एनिमल्स के लिए जो हैबिटेट है वहाँ पर प्रॉब्लम में आ रहा है। तो ये हैबिटेट का स्टडी करने के लिए भी हमें उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना होता है। तो यदि हम लोग सोचेंगे कि भाई ग्रास लैंड यदि कम हो जाता है तो जो छोटे एनिमल्स है, जो हर्बीवोरस है, जो ग्रास के ऊपर जिंदा रहने वाले एनिमल्स है, उनकी संख्या कम हो सकती है। तो ऐसी सारी जानकारी स्टडी जब करनी होती है तो हम लोग रिमोट सेंसिंग का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल असेसमेंट, ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि पर्यावरण की सभी प्रकार के बदलाव जानकारी के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कई सारे पैरामीटर्स को समझ सकते हैं। इसी के तरह पेस्ट या डिसीजेस के जो आउटब्रेक है ये यदि कभी कभी हो जाता है तो वो किस इलाके में कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे उसकी शुरुआत हुई, तो यह भी हमको रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो डाटा कलेक्ट होता है उससे हम लोग पता कर सकते हैं। देन इम्परवियस सरफेस मैपिंग, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, जहाँ पर भी जो ग्राउंड वाटर का जो एक्वीफर्स है वहाँ पे, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर इस प्रकार से उसमें कैसे बदलाव आ रहा है, या इम्परवियस सरफेस कहाँ कहाँ पर है, इसका मैपिंग यदि हमको करना है तो वो भी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। हमारे किसी एरिया में हाइड्रोलॉजी कैसे बदल रही है, यानी कई बार ऐसे कुछ हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो पानी का जो बहाव है वो उसके अंदर कई सारे बदलाव आ जाते हैं और इसीलिए उस एरिया की भी हाइड्रोलॉजी जो है वो बदल जाती है। तो कहीं पर हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं, यहाँ पे कहीं पे बड़े डैम्स बनाते हैं, या फिर कहीं ट्रेंचेस बनाते हैं, कहीं प्लांटेशन हम लोग करते हैं, कहीं यहाँ पे पर्कुलेशन वियर हम लोग बनाते हैं।
तो ऐसे कई सारे चीज़ें जो है उसके वजह से उस क्षेत्र की हाइड्रोलॉजी कैसे बदल रही है ये भी समझ सकते हैं हम लोग। और मिनरल के प्रोविंसेस कौन से कहाँ पे हमें ऐसे कुछ नेचुरल मिनरल्स मिल सकते हैं, उसका एरिया, उसका क्वांटिफिकेशन वो भी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कर सकते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी है, इसके लिए कैसे हमारी जियोलॉजी और उसकी साइज, शेप और प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है, ये सारा जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें रिमोट सेंसिंग सबसे ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1973 वाला जो फोटोग्राफ था, यहाँ पे आपको ये ऐसे पूरा घना जंगल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको ये ऐसे कुछ रोड या रिवर या ऐसे कुछ एरियाज हमको दिखाई दे रहे हैं। और फिर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे क्राउडेड एरिया बन गया है। और ये कैसे बदलाव हो रहे हैं उस एक वहाँ पर कैसे रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहा है और ग्रीनरी हमारी कम हो रही है, और जो हमारे एक्सेस है रोड के उसकी विड्थ हमारी कैसी कम ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे सारे बदलाव हम ये फोटोग्राफ से जान सकते हैं। तो अलग अलग समय पे लिए वाले ये रिमोट सेंसिंग द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स है, इसके द्वारा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर सैटेलाइट इमेज फॉर डिफॉरेस्टेशन, यदि हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये इमेज यहाँ पर ली है और दूसरी इमेज यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर दो एरियल फोटोग्राफ का हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो एक रडार इमेज है यहाँ पे हमारी, और ये दूसरी जो है ये दूसरी इमेज जो है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग अलग अलग प्रकार का सेंसर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ दूसरे फोटोग्राफ में यदि हमको पता चलेगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर अभी रोड बन गया है, और यहाँ पे इधर अलग झाड़ है, और यहाँ पर ये ग्रास वाला एरिया है, और यहाँ पर भी फिर से आपको ट्रीज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल फीचर वहाँ पे कैसे है, और यहाँ पर रोड बनने की वजह से यहाँ पर करीब करीब आपको पूरे एरिया में पेड़ दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे फॉरेस्टेशन पहले से था। लेकिन जब ये छोटा रोड बड़ा रोड बन गया तो बड़ा रोड के कारण कि आजू बाजू में उसका जो फॉरेस्ट इलाका है वो कम हो गया, और तो ये फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, ये समझने के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के जो डाटा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैपिंग के लिए तो सबसे मेजर इस्तेमाल हमारा करते हैं हम लोग कि अलग अलग प्रकार के किसी भी एरिया के मैप बनाना है तो आज हर एक कंट्री ने, हर एक देशों ने अपने अपने लिए हमारे कुछ इमेजनरी लेने वाले जो सैटेलाइट्स है वो छोड़ रखे हैं, और वो कंटिन्यूअस हमारे अलग अलग क्षेत्रों को स्कैन करते रहते हैं और कैमरा द्वारा जानकारी इकट्ठा करते हैं, और वो जानकारी फिर सेंसर द्वारा कैच करने के बाद में फिर वो हमारे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर भेजी जाती है, और ग्राउंड स्टेशन के बाद में फिर उसको कंप्यूटर द्वारा एनालिसिस करके उस डाटा को समझा जाता है, उस पर से मैप बनाए जाते हैं। तो ये जो सारा काम है मैपिंग का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले यहाँ की सिचुएशन कैसी थी, ये पुराना एक मैप है। तो यहाँ पे आपको इधर में वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, और ये वाटर बॉडी के अंदर ये ऐसी अंदर तक ये जो रिवर है, ये रिवर का मुहाना अंदर तक यहाँ पर गया है। अब इसके अंदर कैसे बदलाव हो चुका और फिर अंदर में ऐसे कैसे बदलाव हुए, तो आज हमारे पास में अच्छा सैटेलाइट और अच्छा इमेजनरी की सेंसर्स और अच्छे कैमरे जो है उसके वजह से हम लोग यहाँ पर इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे बदलाव हुए, और रास्ते कैसे कैसे डेवलप हुए यहाँ पर, और ये नदी का मुहाना कैसे बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कलरफुल मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। तो ये generating the different maps from the remotely sensed data can also be the effective add valuable। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द जो सेंसिंग है सेंसिंग एलिमेंट्स एंड द मेथोडोलॉजीज टू जनरेट दिस रिमोटली सेंस मॉडल्स आर इसेंशियल फॉर द मैपिंग। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेंसर, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे मैप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग यहाँ पर दो टाइप का डाटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। पहला डाटा करते हैं स्टीरियोग्रामेट्री टेक्निक बाय एयर फोटोज। तो ये पुरानी मेथड है, जहाँ पर हम लोग ऊपर से दो अलग अलग लोकेशन से फोटोग्राफ लेके हम लोग कुछ ऐसे फोटो बना सकते थे, और कुछ है रडार इंटरफेरोमेट्री। तो यहाँ पर ये रडार इंटरफेरोमेट्री से जो हम लोग है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग किसी एरिया में स्पेशल रडार के द्वारा हमारा जो माइक्रोवेव है, जो हमारे वेव्स है अलग अलग फॉर्मेट के, वो वेव्स को हम लोग भेज सकते हैं, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली जो वेव्स है उसके द्वारा फिर वहाँ के क्षेत्रों को हम लोग जान सकते हैं। तो दोनों प्रकार से हम लोग यहाँ पर
कर सकते हैं, स्टीरियोग्रामेट्री द्वारा फोटोग्राफ लेके भी कर सकते हैं, या फिर रडार द्वारा विशिष्ट प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा भी हम लोग उस एरिया को सेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम लोग इकट्ठा करके हमारे जो अलग अलग क्षेत्र के मैप बनाना है उसको हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि मैनुअल मेथड से हमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार से सुपरवाइज ट्रेनिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी हम लोग ऐसे कुछ प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रकार का डाटा जो है वो कलेक्ट होने के बाद में उसको सेंस करके उसके द्वारा ऑटोमेटिक सिस्टम से जो लैंड है या लैंड कवर जो है उसको अलग अलग इसमें क्लासीफाई कर देगा और उससे हमको आउटपुट दे देगा। तो ये भी काम अभी आजकल काफ़ी सारा रिसेंट डेवलपमेंट हो चुका है और उसके द्वारा हम लोग कई सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक हमारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी है जो हम लोग जिसका आंसर हम लोग ढूंढ सकते हैं और जिसके लिए हमें रिमोट सेंसिंग से डाटा इकट्ठा करना होता है। हम लोग यदि बात करेंगे कि मैक्सिमम लाइवलीहुड कहाँ पर है, कैसे है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यदि कुछ डाटा इकट्ठा करना है तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काउंटर्स जो है वो मैं अलग अलग जगह के वहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के ऐसे कुछ ग्राफ्स या फिर कुछ प्रकार के जो डाटा है उसको हम लोग आपस में प्लॉट करके हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काउंटर्स जैसा कि यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी काउंटर्स हम लोग बना सकते हैं और इससे हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये ऐसी कई सारी जानकारी है। ये एक लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन का यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र को हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा स्कैन करके उसका एक मैप बना सकते हैं और वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि ये रेड कलर वाला जो एरिया है ये हाई डेंसिटी अर्बन यूज वाला एरिया है, तो वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है वो हमको यहाँ पर इस मैप से पता चल रहा है। उसके अलावा फिर लो डेंसिटी वाला जो है ये ऑरेंज वाला एरिया है, तो ये लो डेंसिटी वाला एरिया भी हमको कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड जो है येलो कलर में, तो जहाँ पर भी कल्टिवेशन हो चुका है वो वाली लैंड हमको यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे जो क्रॉप एंड ग्रास लैंड जो है ब्लू कलर में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्रॉप और ग्रास लैंड जो है वो अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बड़े क्षेत्र के अंदर रिमोट सेंसिंग द्वारा हम लोग अलग अलग सेंसर द्वारा अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझ के उसको हम लोग मैप के ऊपर उस डाटा को मैप कर सकते हैं। तो उस मैप के ऊपर हमें नक्शे के ऊपर उस अलग अलग फीचर के द्वारा हम लोग उस क्षेत्रों को समझ सकते हैं और ये सारे काम के लिए फिर अलग अलग प्रकार के सेंसर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये डार्क ग्रीन वाला जितना भी एरिया है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमें वो इस प्रकार का फीचर मिला है रिमोट सेंसिंग द्वारा। मिक्स फॉरेस्ट लैंड कौन सी है, तो ये अलग प्रकार का ग्रीन एरिया है जहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट एरिया हम लोग उसको बोल सकते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कहाँ पर है, या फिर वाटर बॉडीज कहाँ पे है, तो ये नीले कलर वाले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर वाटर बॉडीज है ये आपको सारी दिखाई दे रही है। तो ये इतना सारा मैप पे से समझने के लिए हम लोग मैन्युअली तो सर्वे कर ही नहीं सकते, लेकिन हम लोग फोटोग्राफ के यानी कैमरा से निकाला हुआ फोटोग्राफ उसके साथ में उसका जियोलॉजिकल सॉरी उसका स्पेशल लोकेशन उसका क्या है और उसके साथ में फिर वहाँ पे कौन से फीचर्स है उसको हम लोग इस प्रकार से मैप के द्वारा बना सकते हैं। तो ये सारे जो इस प्रकार के जो मैप जनरेट करने का काम है, ये मैप जनरेट करने का काम रिमोट सेंसिंग के द्वारा होता है। यानी जो फोटोग्राफ लिया है उससे जो इमेज बन रही है वो उस इमेज पर से हम लोग डाटा एक्सट्रैक्शन करके फिर उसके ऊपर अलग अलग फीचर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं और उस क्षेत्र को हम लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे एप्लीकेशंस का हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो चेंज डिटेक्शन है ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि किसी नदी के मुहाने में फ्लडिंग का पैटर्न कैसे बन रहा है, तो ये यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा नॉर्मल सीजन में हमारी रिवर जो है उसमें पानी का बहाव ऐसा है और जब जोर से बारिश आ जाती है तो ये 3 डायमेंशनल एरिया के हिसाब से पानी कौन से एरिया में क्षेत्र में कैसे कैसे फैलेगा, तो ये भी हम लोग ये सीजन के अंदर उसका अलग फोटोग्राफ के जरिए हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। इवन हमारे पास में आज रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट द्वारा ऐसे कुछ कैमरेज है कि जहाँ पे हम लोग ऐसा वहाँ का एक क्लोजअप फोटोग्राफ भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि आप नॉर्मल सिचुएशन में जो रिवर का
जो सिचुएशन है, बहाव है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लड आने के बाद में आपको ये ऐसे ही दिख रहा है, वहीं उसी लोकेशन पे। तो ये सारी स्थिति समझने के लिए हमारा यहाँ पर हम लोग इमेज जो है, इमेजरी जो है, ये हम लोग इकट्ठा करते हैं और उस पे से इस प्रकार के मैप के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि मिसिसिपी के रिवर के अंदर फ्लड का सिचुएशन कैसे बना था, ताकि हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि ये जो इलाका है जहाँ पर ये फ्लड का पानी घुसा था, तो ये इलाका भी इसके बाद में डेंजर जोन में आ जाएगा यदि बारिश ज़्यादा होती है या फिर पानी आ जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे इलाकों को डिमार्केट करने के लिए हमको यहाँ की परिस्थिति कैसी है, एक्चुअल जब डिजास्टर आया उस समय कैसी सिचुएशन है, वो समझना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा वहाँ पे उसको देख सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसके मैप बना सकते हैं और उसको एनालिसिस करके हम लोग स्थिति को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे शहरों का कैसे फैलाव हो रहा है, यह जानने के लिए भी हम लोग क्वांटिफाइंग ऑफ द अर्बन स्प्रॉवेल, ये समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि ये सैन फ्रांसिस्को की जो बे है, उसको खाड़ी का उसका जो भी जो ओरिजिनल पहले शेप था, तो ये शेप के पास में अब यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो लैंड का यूज़ बदल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1850 में ये इस प्रकार से जो हमारे जो सैन फ्रांसिस्को बे जो थी वो इस प्रकार से थी। अब वहाँ पर ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1954 में और बढ़ चुका है और 1996 में आपको दिखेगा कि कई सारे रेड इलाके दिख रहे हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कोई काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं और जो खाड़ी है जो उसका साइज भी आपका बदलता दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार से बदलाव कैसे हो रहे हैं इसको हम लोग ओवर द ईयर भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रिमोट सेंसिंग का कि हम लोग मैन्युअली सर्वे करने जाएंगे तो एक ही बार में जाके वहाँ की स्थिति समझेंगे, लेकिन रिमोट सेंसिंग द्वारा या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करके जो हम लोग बार बार उस एरिया को स्कैन कर रहे हैं, तो अलग अलग समय पे उस एरिया की स्थिति कैसे बदल रही है इसको हम लोग अलग एक काफ़ी लंबे स्टडी के बाद में समझ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है रिमोट सेंसिंग का कि एक ही इलाके को हम लोग बार बार देख के उसमें होने वाले बदलाव जो है वो हम लोग आसानी से यहाँ पर नक्शे के द्वारा, मैप के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि अर्बन स्प्रॉवेल का चेंज डिटेक्शन का और एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1984 से यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको कि ये जो ब्लू एरिया है ये यहाँ पर रिहायशी इलाका है और बाकी ओपन लैंड है हमारे यहाँ पे। तो अंडर डेवलप लैंड जो है येलो कलर है और डेवलप लैंड बोले तो ब्लू कलर है। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे कि भाई 1990 में यहाँ पे जो डेवलप लैंड है उसका परसेंटेज यहाँ पर पहले 13% था, तो अब यहाँ पे 21% हो गया है। तो ये एक एडवांटेज है रिमोट सेंसिंग का कि जो मैप बना रहे हैं हम लोग उसमें हम लोग क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी मैं ये पीले वाले क्षेत्र का एरिया निकाल सकता हूँ और ये नीले वाले क्षेत्र का भी निकाल सकता हूँ एरिया। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई 1984 में 13% डेवलप एरिया था, अभी वो डेवलप एरिया 21% हो चुका है। इवन मैं फिर से उसी एरिया को और एक बार मैं देखता हूँ रिमोट सेंसिंग से, तो 2000 में यहाँ पर 30% डेवलपमेंट हो चुकी है। यानी ये रिहायशी इलाका ब्लू वाला एरिया का जो है डेवलप एरिया बढ़ गया हमारा और 2020 में ये 50% डेवलप हो चुका है। तो एक हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यदि हमें ऐसा जो ये बदलाव हमें पता चल रहा है तो इसमें हम लोग डाटा के द्वारा एनालिसिस करके उसका ट्रेंड या उसका फोरकास्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। यानी 2020 की परिस्थिति हमने नहीं भी फोटोग्राफ से जमा करी तो भी हम लोग इन सारे डाटा से हम लोग उसको फोरकास्ट करके भी पता कर सकते हैं कि 2020 में कितने % डेवलपमेंट आपको यहाँ पर किसी इलाका में देखेंगी। तो ये जो सारा जो है ये चेंज कैसे हो रहा है, ये चेंज हमको समझने के लिए हम लोग ये अलग अलग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इस प्रकार से कैसे परिस्थिति बदलेगी उसके लिए हम लोग क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर रिमोट सेंसिंग द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के बाद में डाटा जनरेट कर सकते हैं हम लोग और उसको हम लोग मैप के जरिए समझ सकते हैं। सिर्फ संख्या की वजह से हम लोग नहीं समझ सकते, तो हम लोग मैप के जरिए भी ये बदलाव किस क्षेत्र में हो रहा है, किस जियोलॉजिकल लोकेशन में हो रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन में हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है हमारे रिमोट सेंसिंग का। उसी के अलावा फिर जो हम लोग रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से हमारे समुद्र में आने वाले जो चक्रवात है उसकी भी स्थिति हम लोग जान सकते हैं, जो मैन्युअली तो हमें पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कैसे हमारा समुद्र में का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बदल रहा है, कैसे चक्रवात आ रहे हैं या कैसे बादलों की स्थिति बन रही है,
या कहाँ पर लो प्रेशर एरियाज बन रहे हैं और हाई प्रेशर एरियाज कहाँ पर बन रहे हैं और ये चक्रवात कैसे किस दिशा में जा रहा है, तो ये भी हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के द्वारा समझ सकते हैं। इससे के अलावा यदि हम लोग किसी ग्रह को देख सकते हैं, किसी स्पेस बॉडीज को यदि हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं सैटेलाइट द्वारा, तो सेंसर द्वारा हम लोग वहाँ का टेम्परेचर या उसके फोटोग्राफ्स या उसके एटमॉस्फेयर में होने वाले बदलाव जो है इसको भी हम लोग सेंस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास में कई ऐसे प्रकार के सेंसर्स है जिसके द्वारा हम लोग एक अलग अलग पैरामीटर को, जैसा यहाँ पे वाटर वेपर को लेके एक सैटेलाइट के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को यानी एक उपग्रह को यहाँ पे देखा गया और उसको जाना गया कि उसके सरफेस पे कैसी सिचुएशन है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेंसर द्वारा हम लोग अलग अलग प्रकार का डाटा कलेक्ट करके उसको फोटोग्राफ के जरिए या मैप के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि वेदर का मॉनिटरिंग जो है, इसी के साथ में वेदर का जो फोरकास्टिंग है, तो फोरकास्टिंग के लिए भी रिमोट सेंसिंग से कंटिन्यूअस कलेक्ट हुआ डाटा जो है वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में फिर डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द वाइल्ड लैंड फायर्स, जो मैंने बताया आपको इसके पहले भी कि जंगल में यदि कहीं आग लग जाती है तो फिर वो कैसे आग बन रही है या कैसे आग किधर बढ़ रही है, कितने इलाके में लगी है, तो मैन्युअली जाके तो आपको वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपके पास में यदि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग द्वारा आप सैटेलाइट से वहाँ पर मॉनिटरिंग करके ताबड़तोब वहाँ की इमेजेस बना के उस इमेजेस को ग्राउंड स्टेशन पे कलेक्ट करके हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि कितने एरिया में आग लगी है, कैसे उसका फैलाव हो रहा है या किस तरह से उसको रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, कहाँ से उसको शुरुआत की जा सकती है। ये सारा समझने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग से द्वारा कलेक्टेड किया हुआ जो डाटा है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि ये जो एक फोटोग्राफ है जो एरिज़ोना में 2002 में जो आग लगी थी एरिज़ोना फॉरेस्ट में, तो वो पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी और फिर वो कैसे कैसे बढ़ती गई। तो ये सारी सिचुएशन हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में रियल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये सारा काम होता है हमारा जो सैटेलाइट्स द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उससे। इसी प्रकार से हमारा जो समुद्र के जो इलाके है वहाँ पर भी कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है या कहाँ पे कैसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, ये कैसे हमारे एटमॉस्फेरिक जो पैरामीटर्स है, एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स जो है वो कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे अलग अलग थर्मल बेल्ट्स हमारे पृथ्वी पे बन रहे हैं, ये सारा भी डाटा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के थर्मल सेंसर के द्वारा और कई अन्य प्रकार के सेंसर द्वारा हम लोग अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन का डाटा कलेक्ट करके उसको वर्ल्ड मैप के जरिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हमारे समुद्र का टेम्परेचर किस समय में कैसे बदल रहा है और उसके कुछ एनिमेशन भी हम लोग बना सकते हैं अलग अलग समय के लिए। तो ये सारा जो चीज़ है इसके लिए जो हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा। तो हम लोग और एक दो छोटा एग्जाम्पल देख के हम लोग आज का जो लेक्चर है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस का वो हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लोजअप व्यू हम लोग देख रहे हैं रिवर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैंडसैट द्वारा लिया गया एक फोटो है 4 जुलाई 2016 का। तो यहाँ पे आपको एक ये ऐसी रिवर का एक शेप हमको दिखाई दे रहा है। अब ये इस फोटोग्राफ को यदि हमने और ज़्यादा अच्छे दूसरा सेंसर इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया तो एक दूसरा सैटेलाइट जो है सेंटिनल-2A इसने 30 जून द्वारा 2016 को इसका फोटोग्राफ लिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उसका रिजोल्यूशन और जो है ये इतना बराबर सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस फोटोग्राफ के द्वारा समझा है। और यहाँ पर ये हमारा एक ब्लैक एंड वाइट भी फोटोग्राफ हमने यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार के अलग अलग सेंसर का इस्तेमाल करके अलग अलग मैप हम लोग बना के स्थिति को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और इसी का इस्तेमाल हम लोग फिर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन को समझ के वहाँ पे जो भी हमको प्लानिंग करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या जो भी बदलाव हो रहे हैं या जो भी आने वाले भविष्य में आने वाली समस्याएं जो है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए ये एनालिसिस के जो रिजल्ट्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से आज रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए बन चुकी है कि हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए आज सैटेलाइट का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग से डाटा कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कई सारे कामों के लिए किया जा रहा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग और इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है जिसका नाम है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमने देखा कि कैसे हम लोग डाटा को सेंस कर सकते हैं
क्या उसके उपयोग है, ये हमने आज के लेक्चर में देखा। इसके साथ में ही उसका जीपीएस के साथ में हम लोग उसको और ऐड कर देते हैं। तो रिमोट सेंसिंग और जीपीएस ये दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कई ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए हमें इस डाटा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो वो हम लोग आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सो यहाँ आज के इस लेक्चर के लिए यहीं पर हम लोग रुकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वंस अगेन।